हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड, गलती से फर्स्ट लिख दिया, यूनिट सेकंड एसिड बेस टाइट्रेशन चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़े थे बेसिक टाइट्रेशन प्रोसेस और इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट में क्या अंतर है वो समझे। कुछ थ्योरीज पढ़ी जैसे कि आरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वो सब हम वहाँ पे समझ चुके थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। आज सेकेंड लेक्चर है, यूनिट सेकेंड को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में समझेंगे, किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन कर्व को ड्रॉ करते हैं वो समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे होते हैं वीक एसिड। उसी तरीके से जो बेस होते हैं वो भी दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब अंतर क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल HCl। HCl का क्या होता है? वाटर में डिसोसिएशन हो जाता है H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में, और ये जो HCl का कन्वर्जन होता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म होता है। और जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं वाटर के प्रेजेंस में, मतलब कि वहाँ पे कुछ डिसोसिएट होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। और जो डिसोसिएट होते हैं वो बाद में प्रोडक्ट जो भी बनता है वो फिर से रिएक्शन करके वो फिर से रिएक्टेंट बन जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे होता है वीक एसिड में। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। यहाँ पे जो भी कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के फॉर्म, प्रोडक्ट जो भी बनता है वो प्रोडक्ट फिर से वापस से रिएक्टेंट बन जाता है। वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलता है आपको जो वीक एसिड होते हैं उनमें। ठीक है, ये अंतर है। दूसरा पीएच का अंतर है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक पीएच स्केल है, ओके, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, इस तरफ मार्क कर लेते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये है पीएच स्केल। ये जो 7 है ये न्यूट्रल है। पीएच 7 मतलब कि न्यूट्रल। 7 से कम है मतलब कि एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स, कोई कंपाउंड अगर आप लेते हो, उसका पीएच 2 है, 1 है, 2 है, 3 से कम है, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? अगर यहाँ से यहाँ के बीच है मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, पीएच अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का पीएच अगर 3 से ज़्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब कि वो किसके कैटेगरी में आते हैं? वीक एसिड की कैटेगरी में। ठीक है, पीएच अगर किसी कंपाउंड का 7 है, जैसे कि वाटर, वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसका पीएच 7 होता है। वो पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। वहीं अगर पीएच 8, 9, 10, 11 के बीच है तो वो माना जाएगा वीक बेस। वो क्या माना जाएगा? वीक बेस। वहीं अगर पीएच 12, 13, 14 है तो वो माना जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एसिड लगेंगे, तभी तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल कम होते होते फिर वो 7 तक आएगा पीएच उसका। लेकिन जो वीक बेस है वो अगर आप चाहो उसको एसिडिक करना तो वो आप जल्दी से कर सकते हो। तो ये जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, और इधर जो होते हैं 12, 13, 14 वो किसके अंदर आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। आई होप आप ये समझ चुके हो डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में। पहला तो पीएच में फर्क होता है। ठीक है, दूसरा कि ये वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल HCl, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर H प्लस प्लस Cl माइनस बनाते हैं। वहीं अगर मैं बोलूँ जो बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH, ये भी कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देखने को मिलता।
बट वहीं जो वीक एसिड होते हैं जैसे कि CH3COOH, इसका डिसोसिएशन होता है किस तरीके से, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और ये वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे फिर से इनका रिएक्शन होके क्या बन जाता है, CH3COOH। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बोलूँ वीक बेस, जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे इसका जब रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट का जब रिएक्शन होता है प्रोडक्ट, तो ये इसमें डिसोशिएट होते हैं NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन में, और ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते। NH4OH का कुछ परसेंट डिसोसिएट होता है, कुछ नहीं होता, और जो डिसोसिएट हुए हैं वो अगेन रिएक्शन करके फिर से कुछ अमाउंट में बना लेते हैं NH4OH। तो यहाँ पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिला है। तो ये किसके अंदर आते हैं, NH4OH किसके अंदर आते हैं, वीक बेस के अंदर। इस तरीके से डिफरेंस समझ सकते हो आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में। चलिए अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। ये समझ गए हो अंतर क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में। तो अगर जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम एक ब्यूरेट लेते हैं और एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। ब्यूरेट में हम वो सॉल्यूशन फिल करते हैं जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, और कॉनिकल फ्लास्क में हम वो सॉल्यूशन फिल करते हैं जिसका कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना होता है, जो भी कंसंट्रेशन अननोन है। ओके, तो ब्यूरेट में हमेशा वही फिल किया जाता है जिसका कंसंट्रेशन नोन है, स्टैंडर्ड है, और कॉनिकल फ्लास्क में हम वो फिल करते हैं जिसका भी आपको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है। अब वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कोई एसिड ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे कोई एसिड ले रहे हो तो आप हमेशा उसको टाइट्रेट करते हो बेस के साथ। वही अगर आपने मान लो यहाँ पे कोई बेस लिया था तो उसका टाइट्रेशन आप करते हो एसिड के साथ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे एसिड और बेस का टाइट्रेशन करवाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप जो एसिड ले रहे हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। तो मान लो आपने जो एसिड लिया जिसका भी आपको कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है वो था HCl, तो HCl क्या है, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे एसिड लिया था HCl जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर आप मान लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हो तो वो टाइट्रेशन कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ओके, वहीं अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, HCl ही मान लो लिया यहाँ पे, और वीक बेस के साथ टाइट्रेशन करवा रहे हो, किसके साथ, वीक बेस के साथ, मतलब आपने यहाँ पे NaOH की जगह पे क्या ले लिया, मान लो NH4OH। ये वीक बेस है क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, और जो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बनता है वो भी वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने वीक बेस लिया है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। ओके, देन थर्ड में है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। मतलब आपने यहाँ पे कोई एसिड लिया है जो कि वीक है, वीक एसिड है। अब वीक एसिड क्या है, एग्जाम्पल CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये है वीक एसिड। क्या है, वीक एसिड। अगर आप यहाँ वीक एसिड लेते हो और उसका रिएक्शन करवाते हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस मान लो आपने वही NaOH, फॉर एग्जाम्पल आपने NaOH लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, टाइट्रेशन हो रहा है, वो कहलाएगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ओके, देन लास्ट है वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। वीक एसिड आपने मान लो लिया यहाँ पे CH3COH, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे आप वीक बेस ले रहे हो, ठीक है, मान लो आपने लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस है। तो जब आप वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन करवाते हो तो वो कहलाएगा वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। आई होप आप ये डिफरेंस समझ गए हो। चलिए, एसिड बेस टाइट्रेशन का ये हो गया क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकते हैं। चलो, चलिए अब समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में।
क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो जान चुके हो। अब समझना है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व को समझने से पहले हम बिल्कुल ब्रीफ में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो बेसिक टाइट्रेशन प्रोसीजर है उसे। तो जनरली करते क्या हम प्रोसीजर में, हम एक ब्यूरेट लेते हैं और एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। ब्यूरेट में हम फील करते हैं जिसका कंसंट्रेशन नोन है, मतलब टाइट्रेंट, उसे कहते हैं हम टाइट्रेंट। और कॉनिकल फ्लास्क में हम वो सैंपल फिल करते हैं जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता, डिटरमाइन करना है, उसे कहते हैं हम टाइट्रेंट या फिर एनालाइट, या फिर इसे क्या कहते हैं, एनालाइट। ठीक है, मतलब कि इसमें जो भी आपने फिल किया था इसका कंसंट्रेशन नहीं पता, और यहाँ पे जो भी आपने फिल किया इसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी नोन है, स्टैंडर्ड है। फिर हमें क्या करना होता है, नॉब ओपन करते हैं, ड्रॉप वाइज यहाँ पे हम फिल करते हैं हम अपने टाइट्रेंट को, किसमें, टाइट्रेंट में, एनालाइट में। कब तक हम यहाँ पे ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, जब तक कि एंड पॉइंट ना आ जाए। एंड पॉइंट कैसे आता है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि एंड पॉइंट आ चुका है, इक्विवेलेंस पॉइंट हो चुका है, मतलब कि वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुके हैं, जो एसिड है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं बेस के साथ। ये हम जानने के लिए ही इंडिकेटर यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा। तो फिर हम अब क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे जो भी लिया था वो एसिड है और यहाँ पे जो भी लिया था वो बेस है। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे HCl एसिड लिया था जिसका pH था 2, ओके मान लो। तो फिर आप जब बेस को ऐड करते हो ड्रॉप वाइज तो इसका pH इंक्रीज होता है धीरे धीरे, 2 से 3 में गया, 3 से 4 में गया, 4 से 5 pH हो गया, 5 से 6 pH हुआ, और फिर 7 pH हो जाता है हमारे इस कॉनिकल फ्लास्क पे जो भी फिल किया है सॉल्यूशन, उसका pH जैसे ही 7 हुआ मतलब कि वो न्यूट्रल हो चुका, मतलब कि जो एसिड है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। और वो पॉइंट कहलाता है हमारा क्या, इक्विवेलेंस पॉइंट। वो पॉइंट कहलाता है इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। बट इस पॉइंट पे आपको नहीं पता क्योंकि यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं शो हुआ है, क्योंकि जो हमने इंडिकेटर ऐड किया था वो बेस में जाने के बाद कलर चेंज शो करता है। यहाँ पे अभी फिलहाल न्यूट्रल मीडियम है तो कोई कलर चेंज नहीं शो हुआ है और आप टाइट्रेशन कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हो। अब इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद जैसे ही आपने सिर्फ एक ड्रॉप ऐड किया बेस, तुरंत से क्या हो जाएगा, pH आपका 7 से 8 में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा, है ना। और जैसे ही बेस में गया आपका pH, वो इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज शो करेगा। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिड लिया था तो पहले इंडिकेटर अगर डालने के बाद एसिड में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं देता। जैसे ही आपका pH 7 से इंक्रीज होता है, 8 में पहुंचता है, आपका एसिड क्या करता है, कलरलेस से पिंक कलर शो कर देता है। पिंक कलर आते ही तुरंत आपको अब बिल्कुल एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड नहीं करना। अगर आपने एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करोगे तो आपका टाइट्रेशन गलत हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएंगे। तो आपको तुरंत से नॉब को बंद करना है और टाइट्रेशन प्रोसेस स्टॉप करना है। फटाफट से रीडिंग नोट करनी है कि कितना टाइट्रेंट कंज्यूम हुआ है, कितने ml एनालाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस तरीके से फिर आप फॉर्मूला लगाते हो, कैलकुलेशन करते हो और आप कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेते हो कि आपका कितना कंसंट्रेशन था एनालाइट का। ठीक है, ये है बेसिक प्रोसेस, इस तरीके से किया जाता है। अब आप जो प्रोसेस किए हो इसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ यूज करते हो और उस ग्राफ का नाम है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है, हमने जो प्रोसेस किया, पीएच में जो भी चेंजेस आए, ठीक है, इंक्रीज हुआ पीएच या डिक्रीज हुआ पीएच, जो भी चेंजेस आए उसी को रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ के फॉर्म में, और उस ग्राफ का नाम रखा गया है न्यूट्रलाइजेशन कर्व, या फिर इसे कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, चलिए ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो जान ले। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। एक्स एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, मतलब जो स्टैंडर्ड है आपका जिसका कंसंट्रेशन नोन है वो, और इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं हम एनालाइट के पीएच को, जो आप जिसका कंसंट्रेशन आप डिटरमाइन करने वाले हो, एनालाइट या फिर उसे टाइट्रेंट भी कहते हैं, AND टाइट्रेंट। तो यहाँ पे हम उसके पीएच को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 7 इंडिकेट करता है न्यूट्रल पीएच, 7 से कम इंडिकेट करता है एसिडिक पीएच, और 7 से ज़्यादा इंडिकेट करता है बेसिक पीएच।
यहाँ तक तो आप सब जान रहे हो। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइट्रेशन करवा रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का आप टाइट्रेशन करवा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl लिया, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, और स्ट्रॉन्ग बेस में आपने लिया NaOH। ठीक है, इनके बीच आप टाइट्रेशन करवा रहे हो। अब आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो pH होता है वो 1 2 3 से ज़्यादा है तो वीक एसिड में आता है फिर। तो आपका मान लो HCl का pH था स्टार्टिंग में 1, इनिशियल pH 1 था, और आपने जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया है उसका pH मान लो था 13 या फिर 14 के आसपास, 13 मान लो, जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है, अब आपके पास जो NaOH है इसका कंसंट्रेशन मान लो आपको पता है, तो आप उसको ब्यूरेट में फिल कर दोगे, और जो HCl है जिसका कंसंट्रेशन आपको निकालना है फॉर एग्जांपल, तो वो आप कॉनिकल फ्लास्क में फिल कर दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन में आप इंडिकेटर ऐड करोगे, इंडिकेटर ऐड करोगे। इंडिकेटर क्यों ऐड करोगे? ताकि आपको पता लग जाए कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका। ठीक है, इंडिकेटर कलर चेंज करके आपको बता देगा, सिग्नल दे देगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका, टाइट्रेशन प्रोसेस स्टॉप कर दो, इसलिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप नॉब ओपन करोगे, ड्रॉप वाइज NaOH ऐड करोगे। तो पहले HCl का pH कितना था? स्टार्टिंग इनिशियल pH 1 था। जैसे ही आप ड्रॉप वाइज NaOH को ऐड करोगे तो इसका pH इंक्रीज होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली स्लोली। आप ड्रॉप वाइज ऐड करते रहोगे NaOH, लेकिन आपका pH बहुत ही स्लोली इंक्रीज होगा। ठीक है, 5-6 ड्रॉप डालने के बाद एक pH इंक्रीज हुआ मान लो, फिर आप 5 6 7 8 बार ड्रॉप डाल रहे हो, फिर थोड़ा सा pH 3 पे गया, 4 पे गया, इस तरीके से। जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला होगा, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है वो इक्वल होने लग जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH से, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के टाइम पे बिल्कुल pH तुरंत से बढ़ता है, फास्ट। ठीक है, pH बिल्कुल फास्ट बढ़ता है। अब जैसे ही 1-2 ड्रॉप भी NaOH डालोगे तो pH क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा। 4 से 5, 4 आने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन 5 से 6 तुरंत चला जाएगा, और 7 तुरंत चला जाएगा। फिर आप जैसे ही 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड करोगे उसका pH तुरंत न्यूट्रल से बेस में चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो कि स्टार्टिंग में pH स्लोली इंक्रीज होता है। आप NaOH 5 वॉल्यूम डालोगे, 10 वॉल्यूम डालोगे, 15 डालोगे, 20 डालोगे, बिल्कुल स्लोली इंक्रीज होगा। और pH इंक्रीज कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो आपने यहाँ से बनाना है ग्राफ को। ठीक है, यहाँ से रिप्रेजेंट करना है 1 pH से, बिल्कुल स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 15 वॉल्यूम आपका 15 ml कंज्यूम हो चुका है, लेकिन अभी तक pH बिल्कुल 4 पे ही पहुंचा है। ठीक है, स्लोली स्लोली इंक्रीज होते होते जैसे ही 5 पे गया, अब एंड इक्विवेलेंस पॉइंट आने को है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस जब पॉइंट आने वाला रहता है, pH जल्दी जल्दी इंक्रीज होने लगता है, फास्टली। ठीक है, 1-2 ड्रॉप ही डालते ही आपका pH बिल्कुल 6 से तुरंत 8 में चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप एकदम से NaOH नहीं ऐड करते हो, स्लोली ग्रेजुअली ऐड करते हो। ठीक है, ताकि रिजल्ट एक्यूरेट आए। फिर यहाँ पे जैसे ही आपका 7 पे आया, ये जैसे ही 7 हुआ मतलब कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है वो इक्वल हो चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH से, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि यहाँ पे कोई कलर शो नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता। फिर आप जैसे ही 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालोगे, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद बिल्कुल आप 1 ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डालोगे तो तुरंत से pH क्या हो जाएगा, 7 से 8 पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और हमने इंडिकेटर इसलिए ऐड किया था कि जैसे ही pH बेसिक हो आपको पता लग जाए, और आपको ये पता लग जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका, इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका। तो आप क्या करोगे, जल्दी से नॉब को बंद करोगे, टाइट्रेशन प्रोसेस को स्टॉप करोगे। ठीक है, 8 पे आते ही ये पॉइंट कहलाएगा आपका, इंडिकेटर जब कलर चेंज शो कर देगा वो पॉइंट कहलाएगा आपका एंड पॉइंट, मतलब कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका और रिएक्शन कंप्लीट हो चुके। फिर आपने यहाँ पे NaOH लिया था जिसका pH है 13,
तो आप जैसे, और अगर मान लो आप ऐड कर रहे हो तो उसका पीएच बढ़ता 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 13 तक जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफ बना दोगे। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन ग्राफ। टाइट्रेशन के दौरान जो कुछ भी हो रहा है उसी को सिंपल रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में, और कुछ नहीं किया। अगेन अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ, ठीक है, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ। अब सेकेंड आप टाइट्रेशन मान लो कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, जिसमें आप HCl ले रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल, और वीक बेस ले रहे हो NH4OH एग्जांपल, जिसका मान लो pH है 12, ठीक है, और आपका जो HCl है उसका pH 1 2 ऐसा है। तो अगेन 1 से आप स्टार्ट करोगे ग्राफ ड्रॉ करना, और आप स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्राफ को इंक्रीज करोगे। जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना है ग्राफ, क्योंकि पीएच एकदम से इंक्रीज होता है, पहले धीरे धीरे होता है फिर एकदम से इंक्रीज होता है जब इक्विवेलेंस पॉइंट आने को रहता है उस टाइम पे। और जैसे ही आपका इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है वो पॉइंट कहलाता है एंड पॉइंट, ठीक है। ठीक है, इंडिकेटर कलर चेंज शो कर दिया मतलब एंड पॉइंट आ चुका है, आपको समझ जाना है कि टाइट्रेशन हो चुका, रिएक्शन कंप्लीट हो चुके, अब हमें फर्दर और रिएक्शन नहीं करना। तो जैसे आप ब्यूरेट में फील किए हो, मान लो क्या फील किए हो, NH4OH, और कॉनिकल फ्लास्क में आपने फील किया है HCl, ठीक है। यहाँ पे आपने इंडिकेटर ऐड किया और इंडिकेटर कलर चेंज शो कर दिया। जैसे कलर चेंज शो किया आप नॉब को बंद किए और रीडिंग नोट किए। तो आपने पहले स्टार्टिंग किया था 0 से, 0 वॉल्यूम से, ठीक है। धीरे धीरे आप ड्रॉप वाइज ऐड करते गए ऐड करते गए ऐड करते गए, और एक पॉइंट आया जब आपका कलर चेंज हो गया टाइट्रेशन का, कलरलेस से पिंक हो गया, तो वो पॉइंट आप नोट कर लोगे और यहाँ पे देखोगे, रिकॉर्ड करोगे कि आपका कितना NH4OH कंज्यूम हुआ है। तो आपने मान लो देखा कि 0 से स्टार्ट किया था और आपका कलर चेंज हुआ है कहाँ पे, मान लो 15 और 20 के बीच में, नहीं यार 15 ml, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, 15 ml पे आते ही 15 ml कंज्यूम होते ही यहाँ पे आपको कलर चेंज हो गया। मतलब आपका एंड पॉइंट कब आया है, जब 15 ml NH4OH कंज्यूम कर लिया है HCl ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान, ठीक है। एंड पॉइंट से जस्ट एक पॉइंट पहले आप समझ सकते हो कि आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ से इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकते हो कि आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट आया था वो मान लो आपका आया था 13 या 14 NH4OH कंज्यूम होने के दौरान, समझ गए। 13 और 14 ml आपका NH4OH जब कंज्यूम हुआ था HCl के साथ, तो कम्प्लीटली वहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका। फिर आप जैसे ही एक ड्रॉप आपने ऐड किया 15 ml, जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड किया आपका क्या आ गया, एंड पॉइंट, समझ गया यहाँ तक। चलिए, अब हमने लिया था NH4OH जिसका pH 12 है, तो अगर आप इसके बाद भी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो वो आपका ये ग्राफ चला जाएगा 14 तक, सॉरी 12 तक। आपको ये ग्राफ को कहाँ तक ड्रॉ करना है, 12 तक, ठीक है। इस तरीके से समझ गए, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसी को रिप्रेजेंट किया है हमने ग्राफ के फॉर्म में। वहीं अगर आप लेते हो कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लेते हो, थर्ड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मान लो आपने लिया CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो आपने लिया NaOH। अब स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ऑब्वियसली इसका पीएच ज़्यादा होगा, 13-14 के आसपास होगा। मान लो इसका पीएच है 14, मान लो CH3COOH का पीएच, ये वीक एसिड है मतलब इसका पीएच होगा कहाँ पे, 4 5 या 6 हो सकता है। मान लो आपका इसका पीएच है 5 इनिशियल पीएच, ठीक है। आपने ब्यूरेट में फिल किया NaOH
और कॉनिकल फ्लास्क में फिल किया CH3COH, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपने फिल किया NaOH। ओके, इसका इनिशियल पीएच क्या है, 5 है। तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो पीएच 5 से ड्रॉ करोगे, 1 से नहीं। 1 से ड्रॉ करोगे मतलब कि वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड को। आपके पास क्या है, वीक एसिड, तो आपका वीक एसिड का जो पीएच है वो आप पहले चेक कर चुके हो पीएच मीटर से कि उसका पीएच कितना है, वो 5 था। 5 से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से ड्रॉ करोगे लाइन को, ठीक है। और जो ब्यूरेट में आपने फिल किया था 0 ml से फिल किया था, 0 से लेके 50 ml तक फिल किया है आपने यहाँ पे वॉल्यूम NaOH का, ठीक है, जो आप यहाँ इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्स एक्सिस में। अब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करते हो, यहाँ पे कुछ आप ऐड कर दोगे इंडिकेटर, ठीक है, मान लो आपने कोई फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ऐड कर दिया। फिलहाल इसका कलर कैसा है, कलरलेस है, और स्टार्टिंग पीएच क्या है, 5 है। तो हम जैसे ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे NaOH को, धीरे धीरे इसका पीएच इंक्रीज होगा, 5 से 6 में जाएगा, 6 से 7 में जाएगा। स्टार्टिंग में ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, 5 से 6, धीरे धीरे 5-6 ड्रॉप ऐड कर लिए हो उसके बाद भी पीएच इसका 5 से 6 पे गया मान लो, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज होता है। फिर जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आने को होता है तुरंत से इसका ग्राफ इंक्रीज होता है स्ट्रेट, मतलब पीएच तुरंत बढ़ता है। अब आप फर्दर एक ड्रॉप भी डालोगे तो इंक्रीज होकर वो बहुत ज़्यादा पीएच पे चला जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए कहा जाता है जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो बिल्कुल स्लोली आपको एक एक ड्रॉप ऐड करना रहता है और इस कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते रहना होता है। ओके, तो मान लो आपने जीरो वॉल्यूम से स्टार्ट किया था और आपका जो 7 पे आ गया, फिर आपका यहाँ पे 8 आते ही आपका एंड पॉइंट आया, कलर चेंज हुआ, कलर चेंज होते ही आपने नॉब को बंद कर दिया, नॉब को बंद किया और आपने देखा कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है। तो आपने फॉर एग्जांपल देखा कि आपका 10 ml वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है। आपने देखा टाइट्रेशन के दौरान 10 ml वॉल्यूम कंज्यूम जो जैसे ही हुआ, मतलब 10 ml वॉल्यूम आपने इसमें फिल किया CH3COH में और इसका कलर चेंज हो गया, तो समझ जाना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH इक्वल हो चुके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH से, और आपका जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। एंड पॉइंट आते ही समझ जाना है आपको, 10 ml लगा है एंड पॉइंट आने में, एंड पॉइंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट उससे जस्ट एक पहले आया होगा, मतलब कि आपका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो 9 ml पे आया होगा, ठीक है, 9 ml पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। उसके बाद जैसे ही आपने एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाला, आपका क्या हो गया, एंड पॉइंट आ गया, कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपने जो भी टाइट्रेशन किया उसको रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफ के फॉर्म में। अब आपने लिया था NaOH जिसका pH 14 है, तो आपका ग्राफ ऑब्वियसली अगर आप इसमें ऐड करते रहोगे टाइट्रेंट को तो वो ग्राफ इंक्रीज होकर 14 तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व को। चलिए अब फोर्थ है वीक एसिड वीक बेस। मान लो आपने वीक एसिड लिया और रिएक्शन करवाया वीक बेस के साथ, ठीक है, वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ। तो हमारा मान लो वीक एसिड है CH3COH एसिटिक एसिड और वीक बेस है NH4OH, दोनों ही वीक है। वीक एसिड है मतलब कि इसका pH 3, 4, 5, 6 के आसपास होगा, मान लो 4 है, ठीक है, तो आप ग्राफ 4 से स्टार्ट करोगे बनाना। और NH4OH है वीक बेस है, मतलब इसका pH आपको मिलेगा 8, 9, 10 के आसपास। मान लो NH4OH का pH था 9, ठीक है, तो आपका लास्ट पॉइंट यहाँ तक आएगा ग्राफ का। अब आप स्टार्ट कर रहे हो वॉल्यूम ठीक है, एक ब्यूरेट है, एक कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे मान लो आपने फिल किया CH3COOH, इसका स्टार्टिंग pH है जस्ट एग्जाम्पल 5, इनिशियल pH 5 है, और वीक बेस जो आपने यहाँ पे फिल किया है NH4OH, इसका जो pH है वो है 10 के आसपास या फिर 9 के आसपास मान लो, ठीक है, क्योंकि ये वीक बेस है तो मान लो कि इसका pH 9 है। अब आप स्लोली जब ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करते हो NH4OH तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में pH इंक्रीज होता है स्लोली 5 से स्लोली वो इंक्रीज होगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट आने को जब होंगे तो यहाँ पे एकदम से ग्राफ स्ट्रेट होगा, ठीक है, क्योंकि
पीएच जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। फिर अब आपका इंडिकेटर जो आपने यहाँ पे डाला था उसने कलर चेंज शो कर दिया। ठीक है, कलर चेंज शो किया, आपने नॉब को बंद किया और रीडिंग नोट कर ली। आपने देखा कि 0 से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, और वो अगेन मान लो 10 ml आपका कंज्यूम हुआ है, 10 ml आपका कंज्यूम हुआ है एंड पॉइंट आने के लिए, एंड पॉइंट। तो समझ जाना है, इससे जस्ट एक पॉइंट पहले आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया होगा, मतलब कि 9 ml यूज हुआ होगा। ठीक है, 9 ml आपका यूज हुआ होगा इक्विवेलेंस पॉइंट आने के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट को भी ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे मार्क कर देना है इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, 10 ml पे आपका एंड पॉइंट आया था, उसके जस्ट एक पॉइंट पहले आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया है। फिर अगर आप और NH4OH ऐड करोगे तो इसका pH इंक्रीज होकर 7 के बाद 8 पे गया था, अब 8 के बाद 9 पे जाएगा, 10 पे जाएगा। इस तरीके से आपका इसका pH कितना लिया था हमने, 10 लिया था, तो 10 तक इसकी ग्राफ को आप बना दो इस तरीके से। दैट्स इट, सिंपल है, इजी है। ठीक है, जो भी टाइट्रेशन के दौरान हो रहा है उसी को हमने यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दैट्स इट। चलिए अब लिखना किस तरीके से वो समझ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कर्व डेफिनेशन क्या कैसे लिखोगे आप? न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑल्सो नोन एज टाइट्रेशन कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएच चेंज। पीएच में क्या चेंज हो रहा है उसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। दैट अकर ड्यूरिंग टाइट्रेशन प्रोसेस के दौरान। इट इलस्ट्रेट हाउ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज, किस तरीके से पीएच चेंज हो रहा है सॉल्यूशन में एज अ टाइट्रेंट इज एडेड टू एनालाइट। जो हमने बताया वही हमने लिखा है, सिंपल, दैट्स इट। अब हम कर्व किस तरीके से बना रहे थे? एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे थे? एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या हो रहा था? वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा था पीएच ऑफ चेंज इन पीएच ऑफ द एनालाइट। एनालाइट के पीएच में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस वो रिप्रेजेंट कर रहा था वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर आप लिखते हो एनालाइट तो ज्यादा बेटर है, एनालाइट। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 where pH 7 is neutral, neither acidic nor basic. pH below 7 indicate acidity and pH above 7 indicate alkalinity या फिर इसे कहो आप बेसिसिटी। ठीक है, जो बताया वही यहाँ पे सिंपल लिखा है। थर्ड पॉइंट, इनिशियल पीएच, स्टार्टिंग पीएच बिफोर एनी टाइट्रेंट इज एडेड। जब आप टाइट्रेंट ऐड करने से पहले जो इनिशियल पीएच होता है, द सॉल्यूशन पीएच इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल पीएच। सॉल्यूशन का जो भी पीएच होता है, इनिशियल पीएच, उसके बेस पे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। द वाइल वैल्यू इज यूजुअली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड बिफोर द टाइट्रेंट बिगिंस। टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप जो भी कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन ले रहे हो उसका पीएच आप पहले ही पता कर लो कितना है। जैसे मान लो अगर हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था HCl, तो डिपेंड करता है कि उसका पीएच कितना है, तो आप पहले ही चेक कर लो कितना पीएच है पीएच मीटर के हेल्प से। उसके बाद आप नोट कर लो कि इसका इनिशियल पीएच मान लो 1 था तो इनिशियल पीएच 1 है, 1 से ग्राफ स्टार्ट करोगे आप। अब आप इसका इनिशियल पीएच 1 है, फिर आप टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली जब आप HCl में बेस ऐड करोगे तो इसका pH 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका इनिशियल pH कितना है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल pH जो भी है वो आप टाइट्रेशन से पहले रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, फिर आप टाइट्रेशन स्टार्ट करें, तभी तो आप पता कर पाओगे ना कि कितना pH में चेंज आया है। चलिए, फिर क्या हो रहा था जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करते हो और आप बेस को एसिड में ड्रॉप वाइज ऐड करते हो, फिर एक पॉइंट आता है जब पीएच इंक्रीज होते 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 7 तक पहुंच जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब आपका जो भी HCl है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं बेस के साथ
वहाँ पे कोई भी HCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, HCl के मोल्स प्रेजेंट नहीं है, वो इक्वल हो चुके हैं बेस की मोल के साथ, कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन और एक पॉइंट आया है, वो पॉइंट कहलाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब कि पीएच वहाँ पे कितना है, न्यूट्रल है, 7 है। तो वही लिखा है, द इक्विवेलेंस पॉइंट इज द पॉइंट इन द टाइट्रेशन वेयर द अमाउंट ऑफ titrant added is stoichiometrically equivalent to the amount of analyte। ठीक है, at this point the reaction is complete। For a strong acid strong base titration the equivalence point occur at pH 7, represent a neutral solution। ओके तो यहाँ तक समझ गया आपने। एक लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक लिया है स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो HCl और NaOH। ठीक है, इनके बीच आपने रिएक्शन करवाया, क्या फॉर्म हुआ, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये फॉर्म हुआ और NaCl क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, सॉल्ट है और इसका पीएच होगा 7। मतलब 7 पे आपको इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएंगे जब आप लेते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करवाते हो। वहीं जब आप इसके अलावा कोई और टाइट्रेशन करवाते हो, जैसे कि आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और इसका टाइट्रेशन करवाया वीक बेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस आप वीक बेस ले रहे हो जैसे कि NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे जब टाइट्रेशन परफॉर्म होता है तो क्या प्रोडक्ट क्या बनता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O, ये फॉर्म होता है। लेकिन आपको पता है कि जो NH4OH है वो वीक बेस है और हमें पता है कि जो वीक बेस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे जो NH4 है ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुए हैं, कुछ NH4Cl बने हैं, कुछ अभी भी इसी फॉर्म में है, NH4OH के फॉर्म में है। और जो फॉर्म हुए हैं वो फर्दर हो सकता है कि वो क्या बन जाए, NH4OH बन जाए। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिल सकता है आपको। इस वजह से एक चीज यहाँ पे आपको नोट करना है कि आप एक तो ले रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा ले रहे हो वीक बेस, और आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा, न्यूट्रल नहीं होगा। अभी हमने यहाँ पहले लिखा था कि न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा था, लेकिन ये कैसा रहेगा, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्यों एसिडिक सॉल्ट रहेगा, क्योंकि आपका जो आप एसिड ले रहे हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस सिर्फ वीक बेस है, इसलिए जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो स्लाइटली एसिडिक होगा, एकदम एसिडिक तो नहीं, स्लाइटली एसिडिक। तो हो सकता है जो pH 7 पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है वो pH 7 पे ना आकर 7 से कम में ही रहे और आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए, मान लो 6 तक ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए आपका, हो सकता है ऐसा। ठीक है, वही चीज लिखा है यहाँ पे। However, for other type of titration involving weak acid or base, the equivalence point may occur at pH other than 7 due to the formation of buffer solution। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप यहाँ पे ले रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो स्लाइटली एसिडिक सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। वहीं अगर आप लेते हो, ठीक है, इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। अब आप ले रहे हो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भी देख लिया। अब आप ले रहे हो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था तो न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हुआ NaCl। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाए, टाइट्रेशन करवाए, तो कैसा कंपाउंड हुआ, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो आपका जो भी कंपाउंड बनेगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा। जब आप थर्ड परफॉर्म करते हो, मान लो आप परफॉर्म कर रहे हो वीक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस का, मान लो आपका वीक एसिड क्या है, CH3COOH प्लस NaOH। इनका जब आप रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट बनता है CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O। ठीक है, ये H यहाँ से निकलकर OH के साथ कंबाइन होकर H2O फॉर्म करता है। ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये कैसा है,
स्लाइटली बेसिक सॉल्ट है। कैसा है? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस का इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए जो भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट वो स्लाइटली कैसा होगा? बेसिक होगा। एकदम बेसिक नहीं, स्लाइटली बेसिक, मतलब कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 8 हो सकता है मान लो आप। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट हो सकता है 7 पे ना आकर किस पे आए? 8 पे आए, 8 पॉइंट पे आए। टाइट्रेशन करवाते हो मान लो वीक एसिड और वीक बेस के साथ, तो इस दौरान भी जो भी प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है और उसका पीएच 7 होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पीएच पे आपको मिल जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। वही यहाँ पे लिखा है कि जो आप जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करवाते हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपको पीएच पे मिल जाता है, पीएच 7 पे, रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। हावेवर अदर टाइप ऑफ टाइट्रेशन जब आप करवाते हो तो इन्वॉल्विंग, जैसे कि वीक एसिड बेस, इस टाइप के टाइट्रेशन करवाते हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट में अगर एट पीएच अदर देन 7, हो सकता है 6 पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए या फिर 8 पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद क्या होता है प्रोसेस में? एंड पॉइंट आता है। जब आपका इंडिकेटर कलर चेंज शो कर दे, मतलब कि एंड पॉइंट आ चुका। द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंज कलर। ठीक है, एंड पॉइंट के बाद अब लिखा है यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व, या फिर इसे आप न्यूट्रलाइजेशन कर्व लिख सकते हो। यहाँ पे आप न्यूट्रलाइजेशन कर्व में क्या कर रहे थे? पीएच के चेंज इंक्रीज में या डिक्रीज में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो आप रिप्रेजेंट कर रहे थे ग्राफ के थ्रू। तो बस वही लिख देना यहाँ पे, प्लॉटिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन against the volume of titrate added result in a titration curve। क्या फॉर्म हो जाता है? टाइट्रेशन कर्व। दिस कर्व टिपिकली शोज, ये कर्व आपको क्या बताता है? ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टाइट्रेशन, किस टाइप की टाइट्रेशन है और पीएच में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको शो होता है इसमें ग्राफ में। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन्वॉल्व, और कितने स्ट्रेंथ में एसिड और बेस इन्वॉल्व है वो आप जान पाते हो। नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट द कर्व एग्जिबिट अ स्टेप चेंज इन पीएच। इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास जो कर्व होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखने को मिलता है। पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, फिर बिल्कुल स्पीड में इंक्रीज होता है और फिर स्लोली 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 इस तरीके से। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास आपका जो कर्व होता है वो स्टेप चेंज देखने को मिलता है, मतलब फास्ट चेंज। समझ गया यहाँ तक? चलिए, तो आज के लेक्चर में आप क्या समझे? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कितने टाइप्स के हैं, उस टाइट्रेशन का जो भी प्रोसेस है उसे किस तरीके से ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको कोई भी न्यूट्रलाइजेशन कर्व का कोई ग्राफ दे दे तो आप समझ सकते हो, ग्राफ को देखकर समझ सकते हो कि एनालाइट के पीएच में क्या चेंजेस आए हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज हुए हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ एनालाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और किस पॉइंट पे आपका एंड पॉइंट आया है, किस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट है। ये सब आप ग्राफ देखकर ही समझ जाओगे। तो जो भी आपका टाइट्रेशन प्रोसेस हुआ है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व या फिर टाइट्रेशन कर्व। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन, सॉल्वेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, और कुछ टर्म्स रह गए हैं जो अभी अगर मैंने बताया तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।